जय हिंद साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी जो मेहनत है उसको चार चांद लगाने का काम करेगा। देखो, अब 10वीं 12वीं 8वीं बोर्ड के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये जो मेरा वीडियो है वो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 10वीं 8वीं या 12वीं बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ कुछ जगह जहाँ पर 5th क्लास को भी बोर्ड माना गया है। तो जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सारे के सारे इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आप उनके पेरेंट्स हो किसी भी तरीके से, जैसे भाई हो, बहन हो, मम्मी पापा जो भी हो, तो इस वीडियो को आप अपने जो भी भाई है, बहन है, बेटा है, उन सभी को आप ज़रूर दिखाएं। क्योंकि यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वो एक ऐसी बात है जो मैंने स्टार्ट में बोल दी थी कि आपकी मेहनत को चार चांद लगाने का काम करेगा। देखो, जब पेपर देते हैं और जब कॉपी चेक होती है तो कॉपी चेक करने के दौरान जो मार्किंग की जाती है, जो मार्क्स दिए जाते हैं, उसमें जो हमारा आंसर लिखना है, जो हम आंसर लिखते हैं, सही आंसर लिखते हैं, गलत लिखते हैं, कुछ सही कुछ गलत लिखते हैं, इसका मार्किंग पर सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। हम बहुत सही आंसर लिखेंगे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे। हम थोड़ा सही लिखते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है थोड़े अच्छे मार्क्स आएंगे। और यदि हम बिल्कुल गलत लिख रहे हैं तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे बिल्कुल गलत मार्क्स आएंगे। लेकिन आंसर लिखने पर तो असर पड़ता ही है कि आप कैसा आंसर लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा एक दूसरा प्रभाव पड़ता है कि आप किस तरीके से लिख रहे हो, आपका लिखने का स्टाइल क्या है, आप किस टाइप से लिख रहे हो। कुछ लोग होते हैं वो आंसर तो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है, बहुत अच्छा ज्ञान होता है, लेकिन वो कॉपी में कुछ इस तरीके से लिख जाते हैं कि एग्जाम जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसका उस कॉपी को देखते ही मूड खराब हो जाता है। अरे यार, ये क्या लिख गया, हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, पता नहीं कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहीं कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो उस सिचुएशन में क्या करता है जो कॉपी चेक करने वाला है वो उस आंसर को पढ़ने की कोशिश नहीं करता और वो नॉर्मली तरीके से मार्क्स देना चालू कर देता है। ठीक है, फिर चाहे आप उसके अंदर कैसा भी कंटेंट क्यों ना लिखे हुए हो, चाहे आप उसमें कैसा भी आंसर क्यों ना लिखे हुए हो, यदि आपने बहुत अच्छा आंसर लिख रखा है और आपने बहुत अच्छी शैली में लिखा हुआ है, आपने एक अट्रैक्टिव टाइप से कॉपी लिखी हुई है, आपने बहुत ही अट्रैक्टिव टाइप से आंसर लिखा है, तो जो एग्जामिनर है वो एक बहुत खुशी आती है उसके मन में कि यार देख कितना गजब तरीके से लिखा है। फिर वो क्या करेगा, उस आंसर को पढ़ने की कोशिश करेगा और जब वहाँ पर भी उसको बहुत अच्छा वाला आंसर मिलेगा ना, तो भाई वो खुश हो जाता है और वो हर हाल में पूरे पूरे मार्क्स दे के जाता है, बहुत शानदार वाले मार्क्स दे के जाता है। और जब आप ऐसे करते हो पूरी पूरी कॉपी को और बीच में आपने कोई आंसर, कोई ऐसा क्वेश्चन भी कर दिया जो आपको कम कम आता था, जिसका आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आंसर याद नहीं था, आपने कुछ तुक्का लगाया, कुछ गलत लिखा, कुछ सही लिखा, लेकिन आपने बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हैं, आपने बहुत ही शानदार तरीके से उनका आंसर लिखा है, आपकी जो लिखने की स्टाइल है वो भी बहुत अच्छी है। तो वो क्या करेगा, वो जो आपका कम सही क्वेश्चन था उसमें जिस क्वेश्चन में आपने बहुत प्रॉपर वे में आंसर नहीं लिखा, आपने बहुत सही वाला आंसर नहीं लिखा, उसको में भी क्या कर देता है, वो अच्छे नंबर दे देता है। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको जब बोर्ड के एग्जाम में जा रहे हो आप लिखने के लिए, चाहे आपकी तैयारी हो चाहे ना हो, लिखने का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। यदि आप बहुत अच्छे तरीके से लिख के आते हैं तो आपको 100% पूरे पूरे चांसेस ज़्यादा मार्क्स मिलने के। तो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप किस तरीके से लिखें पेपर में। आप जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो आपको कौन कौन सी बातों को अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहले मैं बात बताऊँ, आपको ज़्यादा कलरफुल पेनों का यूज नहीं करना है। आप दो पेन लेके जाओ, एक ब्लू पेन एक ब्लैक पेन। ब्लैक पेन का यूज करो हेडलाइन लिखने के लिए और ब्लू पेन का यूज करो पूरा पूरा बाकी का आंसर लिखने के लिए। ब्लैक और ब्लू के अलावा बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप किसी अदर पेन का यूज ना करें। ठीक है, किसी अदर पेन का यूज ना करें। इसके अलावा यदि आपके
पेपर में कोई डायग्राम आ रहा है, जैसे साइंस का कोई क्वेश्चन है उसमें डायग्राम आते हैं, मैथ के क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें सर्किल वगैरह बनाने होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा आप पेंसिल का यूज करें, क्योंकि यदि डायग्राम गलत भी बन जाए तो पेंसिल को हम साफ़ कर सकते हैं। यदि आपने पेन से बनाए तो साफ़ करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर हम उसको क्या करना पड़ता है, कांटा फांसी करना पड़ता है। ठीक है, तो पेंसिल लेके जाएं, डायग्राम को पेंसिल से बनाने की कोशिश करें, और जो आपका क्या जो आपका हेडलाइन है उसको आप ब्लैक पेन से लिखें, बाकी का जो सारा आंसर है उसको आप ब्लू पेन से लिखें। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रखा हूँ, यहाँ पर लिख के देखो। ऑलमोस्ट क्या होती है, दो सिचुएशन होती है, कुछ लोग तो इस क्वेश्चन नंबर को यहाँ पर लिखते हैं, कुछ यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप यहाँ पर लिखें। ये मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, यहाँ पर ब्लैक डार्क इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि ये जो फोटो खींच के मैंने स्कैनर से स्कैन की है, तो इस वजह से थोड़ा सा ब्लैक कलर है वो भी डार्क ब्लू में कन्वर्ट हो गया, और ब्लू थोड़े से डार्क में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, प्रश्नोत्तरी क्रमांक या प्रश्न संख्या भी लिख सकते हो 7वां। यदि आप उसका अथवा कर रहे हैं तो कोष्टक में आप अथवा भी लिखते हैं। यदि आप अथवा नहीं कर रहे हैं, केवल आप क्वेश्चन कर रहे हैं डायरेक्टली, तो आप अथवा ना लिखें। ठीक है, इस बात का आप बहुत ध्यान रखना। यदि आप अथवा लिख रहे हैं तो अब वहाँ पर कोष्टक में आप क्वेश्चन के आगे अथवा भी डाल दें। उसके बाद आप एक लाइन को खाली छोड़ें और उससे जस्ट नीचे कॉर्नर में लाइन के इस बाउंड्री के पास में आप उत्तर लिखें, और फिर उस पूरी लाइन को आप खाली छोड़ दें। ठीक है, और फिर जहाँ पर आपका उत्तर शब्द खत्म हो रहा है उससे थोड़ा सा आगे उससे जस्ट अगली लाइन में आप उस टॉपिक का नाम लिखें जिस टॉपिक के संबंध में आपका क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन था कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की विशेषताएं बताएं, ये हमारा कोई क्वेश्चन था, तो हमने क्या लिख दिया, कंप्यूटर का परिचय। फिर आप उस पूरी लाइन को खाली छोड़ दो, और जहां पर आपका परिचय खत्म हो रहा है उससे जस्ट थोड़ा सा आगे, उससे आगे की लाइन में आप अपना आंसर लिखें। बिल्कुल इस वे में लिखें, आप खुद देखो कितना गजब तरीके से दिख रहा है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपकी पेज भी भर रहा है, साथ ही साथ में दिख भी बहुत गजब तरीके से रहा है। आप उसी आंसर को लिख रहे हो लेकिन एक बहुत शानदार तरीके से लिख रहे हो, तो देखो कितना गजब से दिख रहा है ये। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं से लिखना चालू करते हैं, जैसे इस मे को भी यहाँ लिखेंगे, इस प्रोग्राम को भी यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ तक लिख रहे हैं। ऐसा मत करो, हमारे पास कॉपी बहुत होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा आगे पीछे भी छोड़ो, बहुत ज़्यादा मत छोड़ो लेकिन थोड़ा थोड़ा छोड़ो, जिससे वो अट्रैक्टिव लगे, जिससे कि वो बहुत खूबसूरत दिखे। फिर उसके बाद जैसे आपका आंसर खत्म हुआ, 2 लाइन छोड़ो, फिर प्रश्नोत्तर क्रमांक 8 डाल दो, फिर नीचे की लाइन छोड़कर यहाँ पर उत्तर लिख दो। तो ये तो आपका फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ों को याद रखना होता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, पेपर में जितने भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पेपर आए आपके पास तो सबसे पहले आप पेपर को खोलो और पूरे पेपर को एक बार पढ़ो। आप सपोज दैट उसमें 20 क्वेश्चन है, तो 20 के 20 सारे के सारे क्वेश्चनों को पढ़ो बिल्कुल शांति के साथ। ठीक है, और फिर आप डिसाइड करो कि इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। सपोज दैट इन 20 क्वेश्चनों में से 6 क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, जिनका आंसर आप बहुत सही ढंग से और बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप उन 6 क्वेश्चनों को क्या कर लो, सेलेक्ट कर लो अपने माइंड में, या फिर आपकी जो कॉपी है उसके लास्ट पेज पर लिख लो उन 6 के 6 क्वेश्चनों का नंबर, कि भाई ये 6 क्वेश्चन है जो मेरे को बहुत अच्छे से आते हैं। सपोज डैट वो 6 क्वेश्चन है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है और 18वां क्वेश्चन है। ये 6 वो क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे वो 18वां क्वेश्चन कर दिए, फिर उसके बाद दूसरा कर रहे हैं, फिर उसके बाद 9वां कर रहे हैं, फिर उसके बाद 13वां कर रहे हैं, फिर उसके बाद चौथा कर रहे हैं। आप ऐसे मत करो। आपने पहले देख लिया कि भाई ये 6 क्वेश्चन है मेरे को सबसे अच्छे तरीके से आते हैं, तो अब आप इन 6 क्वेश्चनों में सीक्वेंस बनाओ, सीरीज बनाओ। जैसे सबसे पहले आप दूसरा करो, फिर आप उसके बाद चौथा करो, उसके बाद आप 7वां करो, उसके बाद आप 9वां करो, फिर 13वां करो, फिर 18वां करो। तो ये क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, एक सीक्वेंस बन गई। तो ये चीज़ भी एग्जामिनर के ऊपर, जो एग्जाम कॉपी चेक कर रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उनको करो, और उनको भी सीक्वेंस से करो, सीरीज से करो।
ऐसे मत करो कि चलो ये 6 क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले आपने 18वां कर दिया, फिर 9वां कर रहे हो, फिर दूसरा कर रहे हो, फिर 13वां कर रहे हो, फिर 7वां कर रहे हो। ऐसे मत करो, पहले दूसरा करो, फिर चौथा करो, फिर छठा करो, फिर 9वां करो, फिर 13वां करो, फिर 18वां करो। ऐसे सीक्वेंस में करो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। हैंड राइटिंग पर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है। हैंड राइटिंग कोशिश करो बहुत साफ हो आपकी, बहुत साफ साफ सुथरे सुथरे शब्दों में लिखो। और इसके अलावा देखो होता क्या है, हम क्या करते हैं, पहला पेज बहुत गजब तरीके से लिखते हैं, उसमें हम बहुत शानदार वाली हैंड राइटिंग देते हैं। धीरे 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 लास्ट के पेज तक हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो आप ऐसा मत करो, आप कोशिश करो कि आपका जो पहला पेज है उसकी हैंड राइटिंग और आपका जो लास्ट पेज है उसकी हैंड राइटिंग, दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर ना हो। कोशिश करो कि दोनों की हैंड राइटिंग बिल्कुल बराबर हो। जैसी हैंड राइटिंग आपने पहले पेज में लिखी, बिल्कुल वैसी हैंड राइटिंग आपके लास्ट पेज में हो, क्योंकि टाइम की कमी नहीं होती। आप यदि सिस्टमेटिक वे में काम करोगे तो बोर्ड के एग्जाम में टाइम की कमी नहीं आती। तो यहाँ पर आपको कोशिश करना है कि हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ हो, और वो सारे के सारे क्वेश्चनों में साफ हो, बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन तक भी हैंड राइटिंग बिल्कुल साफ हो। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जैसे आपने पहला क्वेश्चन, पहला पेज खोलेगा, वो पहला पेज आपने बहुत सज धज के लिख दिया, आपने बहुत साफ हैंड राइटिंग में लिख दिया, तो एग्जामिनर क्या करता है, जस्ट अगला पेज खोलता है, उसको भी आपने बहुत गजब तरीके से लिखा हुआ है, आपने बहुत शानदार तरीके से लिख रखा है, तो फिर एग्जामिनर क्या करता है, सबसे लास्ट का पेज खोलता है। फिर लास्ट का पेज की आपकी हैंड राइटिंग वैसे उबड़ खाबड़ है, आप बहुत खराब हैंड राइटिंग है, फिर वो बीच का पेज खोलेगा, जैसे 10वां पेज ऐसे पलट कर, ऐसे हम नहीं खोलते पेज फोल्ड करके, तो 10वां पेज खोलेगा, उसमें भी हैंड राइटिंग खराब है। तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि भाई पहले क्वेश्चन में हैंड राइटिंग साफ कर दिया, धीरे 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 क्या हो रहा है, कचरा करता जा रहा है, हैंड राइटिंग भी बिगाड़ता जा रहा है, और धीरे धीरे शायद हो सकता है पहले क्वेश्चन में इसको आंसर सही ढंग से आता है और लास्ट का क्वेश्चन का आंसर इसको बिल्कुल ही सही ढंग से नहीं आता, तो वो क्या करेगा, मार्किंग बहुत खराब करेगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन जो आपने बहुत सच धज के लिखा है उसके भी मार्किंग बहुत खराब ढंग से करेगा, उसमें भी बहुत कम नंबर देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आप कोशिश करो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी में हैंड राइटिंग बिल्कुल सही हो, ठीक है। हाँ 19-20 का अंतर चलता है, लेकिन ऐसे नहीं कि स्टार्ट में तो आपने बहुत सच धज के लिख दिया, लास्ट में आपने कचरा बना दिया, ऐसा नहीं करना है। इसके अलावा देखो पेन के बारे में बताऊं, पेपर है, 1 साल की मेहनत है, तो आप ऐसा पेन लेके जाओ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा कंफर्ट हो, जिससे लिखते समय आपको बहुत ही अच्छा फील हो, आप बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिख पाएँ। और कोशिश करें आप बिल्कुल डायरेक्टली नया पेन यूज ना करें। हम क्या करते हैं, जिस दिन पेपर होता है उस दिन पेन खरीदते हैं और फिर कॉपी में लिखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा पहला पेज जब हम स्टार्टिंग की लाइनें लिखते हैं तो उसमें जो हैंड राइटिंग है वो कुछ और होती है, जो हमारी स्याही है उसका कलर कुछ और होता है, धीरे 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 हम लिखते जाते हैं और वो जो स्याही है उसका कलर बदलता जाता है। तो ये चीज़ भी एग्जामिनर पर थोड़ा बहुत फर्क डालती है। तो आप कोशिश करें पेन लें, पेन से पहले 2-3 पेज आप घर पर बैठ के लिखें, और फिर उसके बाद उस पेन को आप एग्ज़ाम सेंटर पर लेके जाएं और फिर उस पेन का आप यूज करें, ठीक है। तो आप बिल्कुल नए पेन का एग्ज़ाम में लिखने में उपयोग ना करें। आप उस पेन से पहले 1-2 पेज रफ पेज लिखें, या फिर आप वैसे चला लें और उसके बाद उसका आप यूज करें। इसके बाद हम बात करते हैं कट कट करना, काटा फांसी करना, ठीक है। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि आप काटा फांसी से बचने की कोशिश करें, कम से कम काटा फांसी करें। कुछ लोग होते हैं जैसे एक शब्द लिखा फिर काट दिया, फिर दूसरा लिखा फिर काट दिया, फिर तीसरा लिखा फिर काट दिया, तो ये चीज़ भी उसको बताती हैं, एग्जामिनर को बताती हैं कि बंदा याद नहीं करके आया सही ढंग से, पहले इसको कुछ याद आ रहा है फिर उसको काट रहा है, फिर याद आ रहा है फिर काट रहा है, फिर याद आ रहा है। तो वो चीज़ जो बार बार काटने की चीज़ है ना, वो उस एग्जामिनर को डायरेक्टली बता रही है कि इस बंदे को सारी चीज़ बिल्कुल प्रॉपर वे में याद नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये करो कि आप काटने से बचें, जो काटा फांसी है उससे बचें। जैसे यहाँ पर मैंने एक शुरुआती में काटा फांसी कर दी, अब देखो ये बिल्कुल हाईलाइट दिख रहा है, ये पूरी लाइन है, इनमें देखो ये वाला शब्द है ना जो मैंने काट रखा है, ये बिल्कुल ऐसे कैसे दिख रहा है ऊपर, तो ये शब्द ही क्या करेगा, थोड़ा सा मूड खराब कर देगा। इसके अलावा कोमा है, पुलिस स्टॉप है, इन चीज़ों का भी आप स्पेशली ध्यान रखें, जैसे कोमा का यूज करें, पुलिस स्टॉप का यूज करें, ये चीज़ें भी हमारी क्या है, मार्किंग को कुछ ना कुछ तक हद तक प्रभावित करती हैं,
ठीक है, हैंड राइटिंग सही लिखें। उसके बाद बताता हूं मैं, देखो यहां पर मैंने एक लिया है। कुछ लोग क्या करते हैं, आंसर लिखते हैं, 5 लाइन लिख दी, फिर उनको पता चलता है अरे यार मैंने तो पांचों की पांचों लाइन गलत लिख दी, फिर वो क्या करते हैं, उसको काटते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो भाई, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूं, ये आपके सामने कॉपी है, आप चेक कर रहे हो, तो ये कट देखो ऐसे कैसे दिख रहा है आपको, ऐसे कैसे ये कट दिख रहा है। तो ये क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है, ये ऐसे रियलाइज कराता है कि बंदा यार कम तैयारी करके आता है, इसकी तैयारी कमजोर है, देखो कांटा फांसी चल रही है, ये बिल्कुल हाईलाइट दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था, ये मेरी हैंड राइटिंग नहीं है, किसी दूसरे की हैंड राइटिंग है। इसके अलावा देखो काटने का तरीका बता रहा हूं मैं, यहां पर ये पेज है, इसमें मैंने 2-3 जगह कट लगाया, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं दिख रहा। देखो मैं जूम करके दिखाता हूं, मैंने यहां पर कट लगाया, राजस्थान महिला आयोग, यहां पर देखो ये कट लगा हुआ, लेकिन ये नहीं दिख रहा। लेकिन जब एग्जामिनर गौर से पढ़ेगा ना, तो उसको दिख जाएगा कि भाई साहब यहां पर इसने क्या किया है, कट मारा है। ठीक है, ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं, देखो यहां पर मैंने कट लगा रखा है। ठीक है, इसके अलावा देखो हम लोगों की, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी ऐसे लिखने की आदत है। ठीक है, वो देखो ऊपर से नहीं लिख रहे, ये नीचे से लिख रहे हैं, देखो ऊपर की लाइन को खाली छोड़कर इस तरीके से लिख रहे हैं, जबकि लिखना चाहिए कुछ इस तरीके से, अच्छे से ऐसे लिखो। ये जो लिखा हुआ है इतिहास शब्द, ये बिल्कुल सही ढंग से लिखा हुआ है, लेकिन ये गुहिल वंश लिखा हुआ है, राठौड़ वंश लिखा हुआ है, कछावाड़ द्वार वंश लिखा हुआ है, राजस्थान का एकीकरण लिखा हुआ है, ये शब्द सही ढंग से नहीं लिखे हुए। क्योंकि देखो कॉपी में क्या होता है कि आप इस तरीके से लिखो, ऊपर की जो ये आपका शब्द है ना, ये ऊपर वाली लाइन को टच करना चाहिए, और यहां पर देखो ये शब्द नीचे वाली लाइन को टच कर रहे हैं, तो ये चीज भी थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट डालती है। तो आप कोशिश करो आपके जो शब्द हैं वो ऊपर वाली लाइन को टच करें, ना कि नीचे वाली लाइन को। नीचे स्पेस होना चाहिए, जैसे यहां पर स्पेस दिख रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों की आदत होती है, वो शब्द के ऊपर पूरी लाइन नहीं खींचते। आप कोशिश करो थोड़ी बहुत तो लाइन खींचो, देखो यहां पर इसने बिल्कुल भी लाइन नहीं खींची। अब ये प्रतिहार, ये प्रति अलग ही दिख रहा है, तो आप कोशिश करो लाइन खींचने की। यदि ये इसके ऊपर पूरी लाइन खींच देता ना, तो प्रतिहार शब्द पढ़ा जाता, लेकिन अब देखो प्र अलग दिखा रहा है, तिहार अलग दिख रहा है। तो आप शब्द के ऊपर लाइन खींचें, और आप ऐसे शब्द लिखें, इस तरीके से शब्द लिखें कि जो आपके शब्द हैं वो ऊपर की लाइन को टच करें, ना कि नीचे की लाइन को। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद मैं बात करता हूं, कांटा फांसी से बचने की कोशिश करें, ज़्यादा लाइनों को एक साथ ना काटें। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, ज़्यादा लाइनों को देखो, यहाँ पर मैंने 4 लाइनों को एक साथ काटा था, बिल्कुल हाईलाइट दिख रहा है। तो ऐसे आप ज़्यादा लाइनों को ना काटें। आप आंसर लिख रहे हो तो 1 मिनट क्वेश्चन को समझो, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन रियल में आंसर क्या चाहता है। जब आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये है, ये हमें लिखना है, फिर आप लिखना चालू करो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, ये जो इस तरीके की कांटा फांसी है ना, ये नहीं होगी। इस तरीके की ये कांटा फांसी कब होती है, जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन की जो वास्तविक डिमांड है, क्वेश्चन का जो वास्तविक आंसर होना चाहिए, उसको हम नहीं समझते और डायरेक्टली हम उसका आंसर लिखना चालू कर देते हैं। जब हम थोड़ा बहुत आंसर लिखते हैं, फिर पता चलता है अरे यार ये आंसर तो इस क्वेश्चन का है नहीं, फिर हम क्या करते हैं, काटते हैं, और ये चीज़ एग्जामिनर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाल देती है। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, फिर आप समझने की कोशिश करो 1 मिनट के लिए कि ये क्वेश्चन चाहता क्या है, इसका आंसर क्या होगा। फिर आप आंसर को बिल्कुल फिक्स करें कि हाँ बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा, और फिर आप लिखने की कोशिश करें, फिर आप उसको लिखें। तो इस सिचुएशन में ये इस तरीके की जो लंबी कांटा फांसी है ना, वो नहीं होगी। इसके अलावा देखो कांटा फांसी करने का यदि हो भी जाता है, तो मैं तरीका बताता हूँ। हम क्या करते हैं, या तो इस तरीके से काट देते हैं, बिल्कुल डार्क कर देते हैं, या इस तरीके से काट देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये हमें हाईलाइट दिख रहे हैं, ऐसे कैसे दिख रहे हैं ये कट। तो ये दोनों काटने का तरीका गलत है। आप इस तरीके से काटो, पता ही नहीं चल रहा कि ये काट भी रखा है। ठीक है, बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं दिख रहा। और आप जब इस तरीके से काटोगे ना, तो ये शब्द क्या है, बिल्कुल हाईलाइट दिखेंगे।
एग्जामिनर सोचेगा कि भाई साहब कांटा फांसी है, मतलब इसको ये आंसर सही ढंग से याद नहीं था इसलिए इसने इसको काटा है। और यदि आप इस तरीके से काटोगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर बीच में कहीं कट भी है। यदि वो गौर से पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा, तो उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो हाईलाइट नहीं होगा। जैसे यहाँ पर मैंने चौहान वंश को, अजमेर को, रणथंभौर को काट रखा है, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पर काट भी रखा है। दूर से देखने पर नहीं पता चल रहा कि ये कटा हुआ है, लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तब पता चलता है कि ये कटा हुआ है। ठीक है, तो काटने का ये तरीका है। आप केवल एक आधी लाइन खींच दो और फिर छोड़ दो। कोशिश करो आप इस तरीके से कि एग्जामिनर को पता ही ना चल पाए कि यहाँ पर कोई कट भी लगा हुआ है। शब्दों की मोटाई, कुछ लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में शब्दों की मोटाई ज़्यादा रखते हैं, शुरू में मोटे मोटे शब्द लिखते हैं, धीरे 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 शब्दों की जो मोटाई वो बिल्कुल कम होती जाती है। आप ऐसा ना करें, शब्दों की जो मोटाई है वो बिल्कुल एक समान रखें शुरू से लास्ट तक। शब्दों के बीच की जो खाली स्थान है, जो खाली जगह, जैसे यहाँ पर ये दो शब्दों के बीच में जो खाली जगह, वो कोशिश करो कि सभी के सभी शब्दों के बीच में समान हो। क्या हो, सभी के सभी शब्दों के बीच में समान हो। ऐसे नहीं कि चलो शुरू के दो शब्दों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा कर दी, लास्ट में फिर बिल्कुल पास पास में लिख दिया, ऐसा मत करो। आप जितने भी शब्द लिख रहे हो उन सभी शब्दों के बीच में एक समान डिस्टेंस होनी चाहिए, लगभग समान डिस्टेंस होनी चाहिए। शब्दों का जो आकार है वो भी लगभग बराबर होना चाहिए। शब्दों की जो मात्रा है, ऊपर जो मात्रा है, ये मात्रा भी लगभग बराबर निकलनी चाहिए। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो मात्रा है वो, देखो शब्दों की आप नीचे लाइन खींच सकते हो, बिल्कुल बराबर शब्दों के नीचे क्या हो रहा है, नीचे कवर कर रहे हैं सारे सारे शब्द। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक समान आकार के शब्द लिखें। मात्रा है वो भी आप बिल्कुल एक समान आकार की लें। कुछ लोग क्या करते हैं, मात्राओं को दूसरी लाइन में घुस देते हैं, ऐसे ऐसे मत करो आप। ठीक है, ऐसे करते हैं, जैसे मान लो संग्रहित है तो ऐसे लिख देते हैं संग्रहित, ऐसे। अब ये जो मात्रा है वो दो तीन लाइनों में जा रही है, आप ऐसे मत करो, ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है। मात्रा की साइज भी आप बराबर लिखो, जैसे ये एक ही मात्रा है तो वो एक ही मात्रा जहाँ पर भी आए वो बिल्कुल लगभग बराबर आकार की आए। यहाँ पर एक ही मात्रा है तो ये एक ही मात्रा जहाँ पर भी आए वो लगभग बराबर आकार की आए। ऊ की मात्रा है तो वो भी उसी तरीके से लगभग बराबर की आए, जैसे इनपुट में है, इसके अलावा और कहाँ पर है, कंप्यूटर में है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चलकर, डायग्राम बनाने की कोशिश करें। आप कॉपी में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाने की। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर जहाँ पर डायग्राम बन ही नहीं सकता वहाँ कैसे बनाएं, मैं बताऊंगा वहाँ भी कैसे बनाएं। और जैसे आपका पेपर कंप्लीट हो तो जैसे लास्ट क्वेश्चन का आप आंसर लिखो उससे जस्ट नीचे, अब जब आपको पता चल जाए कि अब हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है तो लास्ट में आप समाप्त शब्द लिख दें और उसको इस तरीके से या इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर दें। ठीक है, आप ऐसे ब्रैकेट में भी बंद कर सकते हो इसको। ठीक है, आप चाहो तो इसको इस तरीके से एक बॉक्स में भी बंद कर सकते हो। और जो भी आप मेन टॉपिक लिखे, देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था कंप्यूटर का परिचय, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर दो। इस डेफिनेशन में स्वचालित, इलेक्ट्रॉनिक, ये दो शब्द मेरे को ऐसे लग रहे थे कि ये शब्द है ना जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनके नीचे मैंने क्या कर दिया था, देखो अंडरलाइन कर दिया है। क्या कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। ध्यान रहे पेपर में आप केवल ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करें, रेड पेन का यूज आप किसी भी हाल में ना करें। जो आपकी हेडलाइन है, जो भी क्वेश्चन की हेडलाइन है, आंसर की हेडलाइन है, उसको आप ब्लैक कलर से लिखें और उसको अंडरलाइन करें। आंसर के अंदर आपको कोई भी महत्वपूर्ण शब्द लगता है, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड लगता है, तो उसके नीचे आप क्या करें, ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दें। यदि आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो उसको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दें। कोशिश करें आप कॉपी में ब्लू पेन से ही लिखें, ब्लैक पेन का यूज आप कम करें, जैसे हैंडलाइन लिखने में, अंडरलाइन करने में, इसी में करें। तो देखो यहाँ पर ये जो अंडरलाइन है ना वो हमें रिप्रेजेंट करिए कि ये शब्द कुछ अलग है। एग्जामिनर डायरेक्ट इन शब्दों को पढ़ेगा, उसको लगेगा कि यार बंदे में नॉलेज है और वो तुरंत बहुत अच्छी मार्किंग कर देगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ डायग्राम लिखने बनाने का तरीका। देखो डायग्राम किस तरीके से बनाएं जो बहुत अच्छा लगे, तो मैं एक बार बताता हूँ आपको डायग्राम बनाने का तरीका। देखो यहाँ पर मैंने बना रखा है डायग्राम, देखो ये है सपोज दैट ये डायग्राम था कोई, तो आप डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का वर्गीकरण है,
इसको इस तरीके से 2 भागों में, यहाँ पर ये कंप्यूटर का वर्गीकरण शब्द मैंने ब्लैक कलर में लिखा है, आप भी इसको ब्लैक कलर में लिखना। फिर इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, तो 2 भागों में मैंने डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने एरो का निशान भी बनाया, ठीक है। इस तरीके से आप भी एरो का निशान बनाओ, और फिर इसको 2 भागों में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया, और यहाँ पर भी हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो आप कोशिश करो ये जो 4 भाग है ना उनको इस तरीके से लिखने की। हम क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, तो ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिख रहा। आपको लग रहा है कि इसके जो भाग हैं वो इस तरीके से हमारी पूरी कॉपी में कवर नहीं हो पाएंगे, तो आप इनके भागों को इस तरीके से लिखें। आपको पता था कि केवल 2 ही भाग हैं, और दोनों के दोनों भाग जो हमारे पेज में अच्छे से कवर हो जाएंगे, तो हमने ये 2 भाग लिख दिया। यदि इसके 3 भाग होते तो भी यहाँ पर हम लिख देते, और यदि चौथा भाग होता ना इसका, तो मैं फिर इस तरीके से लिखता, इस तरीके से नहीं लिखता। तो ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि किसी टॉपिक के ज़्यादा भाग हैं और आपको लग रहा है कि वो एक लाइन में कवर नहीं हो सकते इस तरह से, तो आप फिर उनको ऐसे लिखें, ठीक है। तो ये एक डायग्राम बन गया है। अब देखो ये कितना गजब लग रहा है, 100% वो ज़्यादा नंबर देगा, ठीक है। तो यदि किसी भी टॉपिक के ज़्यादा भाग है तो आप उनको इस तरीके से लिखने की कोशिश करें। उसके बाद आप इस तरीके का भी डायग्राम बना सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने लिख दी कंप्यूटर की विशेषता, कंप्यूटर की विशेषता, तो कंप्यूटर की विशेषता शब्द को मैंने ब्लैक कलर से लिख दिया, उसके चारों तरफ एक सर्किल बना दिया, और फिर मैंने ये कंप्यूटर की विशेषता लिख दी नंबर वाइज, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये चीज़ कितनी गजब लग रही है आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। पेज भी ज़्यादा भर गया और अट्रैक्टिव भी लग रही है। 100% इस सिचुएशन में आपको वो ज़्यादा मार्क्स देगा, ठीक है। तो कोई भी विशेषता हो, कोई उपयोग हो, तो आप उनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनके लिए भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैथमेटिक क्वेश्चन है, उसमें ये सीक्वेंस देखो, यहाँ पर इसने सारी सीक्वेंस को बहुत शानदार तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जैसे मान लो ये लिखा, इसके बाद ये आया तो एरो का निशान बना दिया, यहाँ पर देखो आप, ठीक है। फिर यहाँ पर एरो का निशान बना दिया कि भाई ये वाली बात के आगे ये वाला आएगा। फिर एरो का निशान बना दिया, फिर इसका सॉल्यूशन ये लिख दिया, और इसका सॉल्यूशन ये लिख दिया। तो देखो यहाँ पर तुरंत पता चल रहा है कि भाई इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, और इसका सॉल्यूशन ये है। सारी चीज़ें बिल्कुल डायरेक्टली तरीके से पता चल रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें देखो फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया, लाइन खींच के और फिर रिप्रेजेंट कर दिया। तो आप इस तरीके से मैथ के क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करें, खींचड़ी ना बनाएं, उनको एक सिस्टमैटिक वे में लिखने की कोशिश करें जिससे कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। अब देखो ये कितना गजब लग रहा है, इसने रेड पेन यूज किया है, ये एग्जाम की कॉपी नहीं है, ध्यान रहे, ये एग्जाम की कॉपी नहीं है, नोट्स की कॉपी है। तो आप वहाँ पर रेड पेन यूज ना करें, ब्लू और ब्लैक 2 पेनों का यूज करें। लेकिन अब यहाँ पर देखो कितना गजब का आंसर दिख रहा है। यदि मैं आपको कहूँ कि इसको आप चेक करो तो आप 100%, यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो बिना पढ़े 10 में से 10 नंबर दे दोगे, ठीक है। दूसरी साइड में दिखाऊंगा आपको ये आंसर, यहाँ पर देखो भाई साहब पता ही नहीं चल रहा ये क्या खींचड़ी पकड़ी है यहाँ पर, ठीक है, अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। एग्जामिनर को थोड़ा सा फोकस करने को मजबूर कर रहा है कि भाई वो इसको समझने की कोशिश करेगा, वहाँ नहीं होता उनके पास इतना टाइम। क्या करेंगे, थोड़े कम नंबर दे देंगे, हटाओ, ठीक है। तो ये है थोड़ा सा मैथमेटिकल तरीके जो क्वेश्चन है उनको लिखने की सीक्वेंस सही रखो। अब देखो यहाँ पर कितना गजब तरीके से लग रहा है, ये कितना गजब दिख रहा है, आप खुद सोच सकते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में इसको लिखा है। तो आप इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में बहुत शानदार तरीके से डायग्राम बनाएं, शानदार तरीके से मैथमेटिक के क्वेश्चनों को करें, ठीक है, एक सीक्वेंस टाइप से, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर x का मान, y का मान, y x का मान, फिर उसके बाद सूत्र, उसके बाद उसका वो, फिर उसके बाद लास्ट में आंसर। यहाँ पर इन्होंने कॉर्नर में डायग्राम बना दिया। तो देखो कितना गजब आंसर लग रहा है। आपको मैं कहूँ कि भाई इसमें आंसर नंबर दो आप, तो गारंटी के साथ है यदि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में से 10 ही दोगे। देखो कितना गजब लग रहा है आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें थी, और सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपका पेपर बहुत गजब हो, आपकी बहुत अच्छी परसेंट बने। और आप इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रहें, जो टाइम बचा हुआ है उसका बहुत सही ढंग से उपयोग करें जिससे कि आपकी बहुत अच्छी परसेंट बने, लापरवाही ना बरतें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी प्यारे साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।